अस्सलामुअलैकुम। आज इंशाल्लाह ताला हम डेटा स्ट्रक्चर को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में जो है वो होता क्या है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं। ये अगर आप प्रैक्टिकल कहीं पे जॉब करते हैं डिग्री के बाद, तो आपको जॉब के अंदर कहाँ कहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। कंप्यूटर का वो जो साइंस का जो बंदा है, जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस की या आईटी की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सब डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ये उनका जो है वो कोर सब्जेक्ट होता है, इसके पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलती। तो इतना इम्पॉर्टेंट इसमें है क्या डेटा स्ट्रक्चर में, जो हमें इसको मस्ट पढ़ना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये सारी इसकी जो है ना इंट्रोडक्शन हम इसकी डेटा स्ट्रक्चर की जो है वो हम आज के लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तो पहले मैंने आपकी बेस बना दी है। जो डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए टॉपिक्स की ज़रूरत थी, मतलब कि जो बिल्कुल ब्लैंक बंदा है जिसको कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग का, पहले 8 लेक्चर अगर वो देख ले, कम से कम वो कोड को इस काबिल हो जाएगा कि वो कोड को समझ सके। कोई भी कोड उसके सामने आ जाए किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ख़ास तौर पे जावा के अंदर और C++ के अंदर, तो वो उसी टाइम समझ जाएगा कि इस कोड में हो क्या रहा है, ये कोड किस लिए यूज़ हो रहा है और इसका पर्पज़ क्या है। तो अब हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आएंगे कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, ये मेनली आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। पहले आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग क्या है, उस प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फिर आप जो है वो ऊप पढ़ते हैं। ऊप में हम उसमें आपको बताया जाता है कि तरीका जो PF में आपने फॉलो किया था उससे बेहतर तरीका क्या है कोड को लिखने का, तो वो हम ऊप में पढ़ते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट को मैंने बड़े आपको डिटेल से समझा दिया है कि इन दोनों सब्जेक्ट में होता क्या है और कौन कौन से टॉपिक जो हम इसमें हैं होते हैं जो हमें डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए ज़रूरी हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ठीक है, किधर यूज़ होता है, उन सारी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डेटा स्ट्रक्चर की अगर एग्जांपल हम देखें, इसमें मैं आपको पुराने लेक्चर्स में डेटा स्ट्रक्चर का मतलब बताता आया हूँ। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा बताया था कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। मतलब कि जो भी डेटा आप कोड के थ्रू प्रोसेस करते हैं, मतलब कि कोई भी डेटा आप स्टोर कराना चाहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का, ताकि डेटा को हम जो वो एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। डेटा को सर्च करना है, डेटा को स्टोर करना है या डेटा को सॉर्ट करना है, ये सारे ऑपरेशंस किसके हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे ऑपरेशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी का डेटा आपको मिला है, वो कंपनी कहती है कि आप एक प्रोग्राम बनाएं जिस प्रोग्राम में हम अपने डेटा को सर्च कर सकें। एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम अपने डेटा को देख सकें कि हमारा किस किस जगह हमारा डेटा पड़ा है। अब आप प्रोग्राम तो बना लेंगे PF और ऊप के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, मगर जो मेन ऑपरेशन जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड किस ऑपरेशन की कर रहे हैं, सर्चिंग की। उनका फॉर एग्जांपल करोड़ों की तादाद में डेटा, वो कहते हैं यार हमने सर्च करना है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कितने डेटा के ऊपर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगना है। मतलब कि अगर डेटा थोड़ा है तो कौन सा बेस्ट है मेरे लिए, अगर डेटा ज़्यादा है तो फिर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा बेस्ट है, ठीक है। और कौन सा एल्गोरिदम कितनी स्पीड के अंदर वर्क करता है। फॉर एग्जांपल इस डेटा के ऊपर अगर मैं ये डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करता हूँ तो वो प्रोग्राम की स्पीड कितनी है, मतलब कि प्रोग्राम कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड करता है या कितनी जल्दी वो सर्च के जो रिजल्ट है वो लेके आता है। इसमें हम ऑलरेडी एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी गूगल की। फॉर एग्जांपल उसको दोबारा हम देखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ मैं सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर को ही मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि कितने रिजल्ट हैं, ठीक है। ये रिज़ल्ट वो 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ तो ये सारे रिजल्ट वो लेके मुझे डिस्प्ले करवा चुका है। गूगल सर्च का एक सर्च इंजन। अब ये क्या है, बेसिकली सर्च इंजन होता क्या है कि आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो जिधर जिधर उस कीवर्ड के रेलिवेंट डेटा पड़ा हुआ है, ये वो डेटा पिक करके आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि प्रोग्रामिंग में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर। कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं उसमें हर वेबसाइट में सर्च का ऑप्शन ज़रूर मौजूद होता है। नादरा का पूरा सिस्टम ही सर्च के ऊपर बेस करता है। आपने सर्च करना हो कि कौन से ये इस ID कार्ड की डिटेल अगर आपने फॉर एग्जांपल सर्च करनी है तो आप ID कार्ड का नंबर लिखते हैं, उस नंबर के अगेंस्ट जो भी डिटेल होती है वो आपको डिस्प्ले हो जाती है। अब उसमें 22 करोड़ लोगों का आबादी पाकिस्तान की कितनी है, 22 करोड़।
वो विद इन सेकेंड्स 22 करोड़ लोगों के डेटा में से सिर्फ आपका डेटा वो सर्च करके आपको डिस्प्ले करवाता है। तो इसके पीछे वर्किंग किस तरह हो रही है, वो डेटा कैसे सर्च हुआ है, कौन सी टेक्निक लगी हुई है जिसके ऊपर वो इतना फास्ट जो है वो सर्च करके लेके आता है। अगर डेटा थोड़ा है तो फिर आपने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाना है, डेटा कम है फिर कौन सा लगाना है। अब इसमें सिर्फ सर्चिंग करने के लिए हज़ारों एल्गोरिदम आपको मिल जाएंगे, मगर ये आपकी जो है वो कॉमन सेंस है कि आप ये एनालाइज करें कि इस डेटा के ऊपर कौन सा जो है वो डेटा स्ट्रक्चर वो बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल इसकी जो है वो हम मज़ीद इसकी देखते हैं डेफिनेशन को। ये एक वेबसाइट है जावा टी पॉइंट। जावा के अंदर अगर आपने देखना, ये सी प्लस प्लस का भी इसमें है ऑप्शन, सी प्लस प्लस के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है क्या। ये पूरे इस वेबसाइट ने पूरे के पूरे ट्यूटोरियल में ये आपको बताया है डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, फिर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं, उन सब की डेफिनेशंस और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, फिर आपको जो है वो इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इसने वो नीचे आपको बताए हैं। ये आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले डेटा को पहले क्रिएट करना है फिर डिस्प्ले करवाना है सिंगल लिंक लिस्ट के ज़रिए, ठीक है। और ये बाकी लिंक लिस्ट तो एक डेटा स्ट्रक्चर की एक टाइप है ना। उसके अलावा आप अरे से भी करवा सकते हैं, स्टैक से भी करवा सकते हैं, क्यू से भी करा सकते हैं। ये एक तरीके हैं डेटा को जो है वो सर्च और सॉर्ट करने के। तो इन तरीक़ों को तो हम इसके बाद देखेंगे। पहले हमें डेटा स्ट्रक्चर की समझ आनी चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की समझ जिस बंदे को नहीं है और वो चाहे कि मैं डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक कवर करूं तो नहीं होगा, पहले उसे वो डेटा स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जिसमें इस ट्यूटोरियल में वो कह रहा है कि हम अरे को देखेंगे। मैंने आपको अरे को बड़ी अच्छे तरीके से आपको सारा समझा दिया है। हाँ, पॉइंटर एक टॉपिक नया है जिसको हम जो है वो जैसे ही वो टॉपिक आएगा तो हम जो है वो उसको उसके साथ साथ जो है वो स्टडी करते जाएंगे। तो उसके अलावा इसमें है लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ग्राफ है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इस ट्यूटोरियल में कवर हैं और इसी वेबसाइट को हम जो है वो यूज़ करके डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ दैट ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन मेमोरी। किसी भी प्रोग्राम के जो कोई भी डेटा अगर उसने स्टोर करना है तो स्टोर किस तरह करना है ये चीज़ बताता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम आपने लिखा तो आपने वेरिएबल में डेटा स्टोर किया तो वो भी डेटा स्ट्रक्चर है, और आपने अरे में स्टोर किया तो वो भी डेटा स्ट्रक्चर है। अब सिर्फ स्टोर आपने अभी तक किया है जो मैं कह सकता हूँ कि वो डेटा स्ट्रक्चर का टास्क था। अब आपने वो डेटा जो स्टोर किया है, अगर मैं कहूँ कि उस डेटा को आप सर्च भी करें, उस डेटा को सॉर्ट भी करें, उसमें अपडेट भी करें, उसमें डिलीशन का ऑपरेशन भी परफॉर्म करें, तो ये फिर डेटा स्ट्रक्चर के मज़ीद एडवांस टॉपिक्स हैं। अभी पीएफ और ऊप में जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या है, सिर्फ वेरिएबल में आपने डेटा स्टोर कराया या अरे में आपने डेटा स्टोर कराया है, तो ये भी डेटा स्ट्रक्चर ही है दरअसल। मगर हर प्रोग्राम में आप डेटा को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर ही यूज़ करेंगे, चाहे वो वेरिएबल है या अरे है या जो भी है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। देयर आर मैनी वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन मेमोरी। कोई एक तरीका नहीं है कि आप मेमोरी के अंदर डेटा को जो वो ऑर्गेनाइज कर सकें, बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरह अरे का तरीका है, अरे को भी हमने बड़े अच्छे डिटेल से जो है वो हम देख चुके हैं कि कैसे अरे के अंदर आपने एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है और कैसे उसमें एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले तो हम अरे को ही देखेंगे कि अरे के अंदर किस तरह स्टोर कराते हैं। वो इसको मज़ीद हम देख लेंगे। डेटा को पहले स्टोर करना तो आपको आता ही होगा, मगर उसके अंदर अपडेट अगर करना हो तो वो कैसे करना है, डिलीट करना हो तो वो कैसे करना है। पिछले लेक्चर में हम जो है वो डेटा के चारों ऑपरेशन को परफॉर्म करके भी देख चुके हैं, सॉर्ट भी कर चुके के देख सकते हैं, जिसमें वो हमने अरे लिस्ट के ज़रिए और लिंक लिस्ट के ज़रिए हमने जावा के अंदर देखा था। वो तो बिल्ट इन क्लासेस थी, मगर अब हमने जो है वो यूज़र डिफाइंड क्लासेस के लिए खुद एक प्रोग्राम क्रिएट करके उसमें से सर्चिंग करनी है और फिर हम देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो उसके लिए बेस्ट है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। पहले लेक्चर में ही आपको मैं बता चुका हूँ, जिस तरह C++ और C++ है, बल्कि ये डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का एक तरीका है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने सिंपल से ये कहना है कि भाई ये तरीका है। जिस तरह ऊप एक तरीका है ना कोड को मज़ीद एफिशिएंट बनाने का, इस तरह डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, डेटा को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना है आपने, ठीक है। जिस तरह हम ये आगे देखें, इट इज़ अ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स दैट वी कैन यूज़ इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्ट्रक्चर द डेटा इन द मेमोरी, ठीक है। कि डेटा का एक
ढांचा हम बना सकें कि डेटा को तरतीब हम एक एग्जांपल के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि डेटा की तरतीब को से रख दिया मैंने। डेटा बिखरा पड़ा था, मैंने तरतीब के साथ उसको रख दिया, अगर उसमें कोई सर्च करना है या डिलीट करना है तो यूज़र को आसानी हो। ठीक है, तो ये सारा डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। टू स्ट्रक्चर द डेटा इन मेमोरी एन नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स वर प्रपोज्ड। एन का मतलब है कि बहुत सारे, ठीक है, लातादाद एल्गोरिदम्स हैं वो प्रपोज किए जा चुके हैं कि आप कोई भी एल्गोरिदम आप यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही एल्गोरिदम का यूज़ करना है, मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं, उन सारे एल्गोरिदम्स को जो है वो हम देखेंगे। तो उसके बाद जो है वो ऑल दीज एल्गोरिदम्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। हमने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को जो है वो हम देखा भी है, ठीक है, अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जब हम पढ़ रहे थे जावा के अंदर, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को भी हमने देखा था, जो अरे का नंबर पहले आता था। ठीक है, तो वो उसके अंदर भी एक रूल्स डिफाइंड होते हैं, उन रूल्स के तहत जो है वो हम उसमें डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एल्गोरिदम है। अच्छा दाऊद, आपको एल्गोरिदम का पता है क्या होता है ये? मतलब डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग है? नहीं नहीं नहीं, एल्गोरिदम जो है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। चलें वो एल्गोरिदम भी मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। ये दरअसल एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, मतलब कि एक रूल को हमने डिफाइंड कर दिया है पहले से ही कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये रूल लागू होंगे, इस रूल के तक जो है वो प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड। अच्छा, अब ये पहली वेबसाइट आई है, इसके अंदर हम देख लेते हैं एग्जांपल क्या है। एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, मतलब कि सेट ऑफ रूल्स टू फॉलो, पहले से ही डिफाइंड किया गया प्रोसीजर। आपने खुद अगर प्रोग्राम आप बनाए वो तो नया प्रोग्राम बन जाएगा ना। एल्गोरिदम क्या है कि पहले से ही प्रोसीजर डिफाइंड कर दिया गया है कि सर्चिंग के लिए आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है। समझ आई? ठीक। जैसे कोई रेसिपी होती है किसी चीज़ की, आप कोई बंदा कहता है कि ये कढ़ाई बनानी है, हर बंदे की अपनी अपनी, हर रेस्टोरेंट की अपनी अपनी रेसिपी है ना, तो हर बंदा अपना प्रोसीजर फॉलो करता है। अब गूगल सर्च वाले हैं वो सर्चिंग के लिए अपना एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग जो है सर्च इंजन है वो अपना एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि हर एक, अगर वो बिंग में सर्चिंग का है वो तो होगी सर्च ही, मगर तरीका उनका अपना होगा। मतलब इसका क्या है कि उन्होंने अपना एल्गोरिदम बनाया हुआ है। समझ आ गई? ठीक। अच्छा, अब हम ये देखें कि फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, अब बहुत सारे एल्गोरिदम, अब मैथ में जिस तरह आप एल्गोरिदम पढ़ते हैं वो एल्गोरिदम पहले से डिफाइंड होता है ना कि हाँ भाई इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज़ आप जो है वो कर सकते हैं। समझ आई? इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी एल्गोरिदम होते हैं जिसमें डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम जो है वो हम देखेंगे। मुख्तलिफ एल्गोरिदम होंगे जिसके बेस पे आप सर्च कर सकते हैं। मतलब कि एक सर्च करने के लिए 10-20 एल्गोरिदम बनाया, हर एल्गोरिदम का अपना तरीका होगा। तो इसकी मेन ओरिजिनल डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अब हम अपना जो है वो, अब एल्गोरिदम की समझ आ गई आपको? हाँ जी। अच्छा, अब इसमें जिस तरह हमने डेटा टाइप को पढ़ा था ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थी, इसी तरह ही प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, वो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव कौन से हैं उसको हम देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं कि द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर प्रिमिटिव डेटा टाइप द इंट, चार, फ्लोट, डबल पॉइंटर और द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू, कि वो वाले डेटा स्ट्रक्चर जिनमें सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया? ठीक। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है कि द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव के अंदर कौन सी वैल्यूज, जो हम मल्टीपल वैल्यूज अगर किसी चीज के अंदर स्टोर कर सकें तो वो ऑटोमेटिकली आपने समझ जाना वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है।
नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव की फिर आगे दो टाइप्स हैं, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसको भी हम देखते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें आती हैं और नॉन लीनियर में कौन सी चीज़ें आती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर इज नोन एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल मैनर का मतलब है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक हो गया। ठीक। द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर अरेज। अरेज के अंदर आपने देखा होगा कि 0 से स्टार्ट होता है और जितने भी उसका आपने ऊपर उसका सेट किया होता है जो उसकी स्पेस है, तो उस तक जो है वो अपने अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर करा लेता है। इसी तरह लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूज जो है, ये कौन सी डेटा टाइप, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर। ठीक हो गया। मतलब कि 0 के आगे हमेशा 1 नहीं आएगा, कोई 2 नहीं आ सकता। अब व्हेन वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द, मतलब सॉर्टिंग को सॉर्टिंग भी कह सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, व्हेन वन एलिमेंट इज कनेक्टेड to the n number of elements known as non-linear data structure. The best example is trees and graphs. In this case the elements are arranged in random manner. मतलब कि 0 के आगे 1 के बजाय 3 भी आ सकता है, 3 के बजाय 4 भी आ सकता है। अपनी मर्जी से कोई भी आप वैल्यू जो है वो रख सकते हैं, मगर लीनियर में आप नहीं रख सकते। समझ आई? ठीक। जब ट्रीज और ग्राफ्स को हम पढ़ेंगे तो फिर आपको मजीद इसकी जो है वो अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वी विल डिस्कस द अबव डेटा स्ट्रक्चर इन ब्रीफिंग द कमिंग टॉपिक्स। नाउ वी विल सी द कॉमन ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन दीज डेटा स्ट्रक्चर। तो कुछ डेटा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिक होते हैं और कुछ जो है वो डायनामिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब है कि इनका जो है वो साइज़ जो है पहले से ही एलोकेट हो जाता है कि ये कितने साइज़ के होंगे, जबकि डायनामिक में जो है वो साइज़ हम रन टाइम के अंदर भी उसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी जब हम देखेंगे तो इसकी मज़ीद हमें समझ जो है वो आ जाएगी। मेजर ऑपरेशंस कौन से हैं कि सर्चिंग है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें सारी बताई हुई हैं कि सर्चिंग के अंदर आप जो है वो उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो डेटा पड़ा हुआ है, उसमें आप जो है वो सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि तरतीब से रख देना, छोटी चीज़ को पहले और बड़ी चीज़ को बाद में। ठीक है। उन दोनों का ऑर्डर भी आप डिफाइन कर सकते हैं, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी आप सॉर्ट करके रख सकते हैं ताकि ढूंढने में हमें आसानी हो। ठीक हो गया? ठीक। मतलब ये कि अगर आप सर्चिंग करने से पहले चीज़ों को सॉर्ट कर लेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। जिस तरह मैंने आपको बुक्स की एग्जांपल दी थी पुराने लेक्चर्स में कि बुक्स जो है वो बिखरी पड़ी हैं, हाँ सर्चिंग तो कर लेगा वो, मगर टाइम लगेगा। अगर उन बुक्स को पहले सॉर्ट करके रखा होता कि 9th क्लास की ये बुक्स पढ़ी हैं, 10th की ये बुक्स पढ़ी हैं, 11th की और 12th की इन रैक्स में पढ़ी हैं, तो मुझे अगर पता होगा तो मैं डायरेक्ट जो है वो 12वीं की किताब 12वीं वाले रैक में जाके देखूंगा। अगर वो उधर मिल गई ठीक है, ना मिली तो मैं ये समझूंगा कि इसके पास वो किताब है ही नहीं। तो अगर पहले सॉर्ट कर लिया जाए और बाद में सर्चिंग की जाए तो फिर हमारी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। उसके बाद इंसर्शन का ऑपरेशन है कि आपने अगर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप कोई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट करनी है, वो इंसर्शन का ऑपरेशन है। फिर अपडेट करने का मतलब है कि जो पहले से मौजूद वैल्यू है उसको अपडेट कर देना, और डिलीट का सीधा सीधा मतलब है कि उस चीज़ को ही डिलीट कर देना। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म करेंगे। बारी बारी हम जो है उन टॉपिक्स को जो है वो कवर करते जाएंगे। तो ये डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। पहले टास्क में भी मैंने आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है इसको समझना। ठीक है, तो ये आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ लें मज़ीद। इसका मैंने आपको वैसे सारी चीज़ें जो भी इसमें आती थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हैं जी? एफिशिएंसी हो जाएगी आपके डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ पार्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज़ प्रॉपर, इट मेक्स द प्रोग्राम वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब आपका जो कोर्स है वो है एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है कि एल्गोरिथम एक अलग चीज़ है, जो अभी मैंने उसकी एग्जांपल भी आपको बता के समझा दिया कि एल्गोरिथम क्या है कि एक सेट ऑफ रूल्स है किसी चीज़ को परफॉर्म करने का, और डेटा स्ट्रक्चर है वो एक ऑलरेडी एक मजमुआ है एल्गोरिथम का। ठीक हो गया?
ठीक। आपने इस कोर्स में दो चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ ये है कि कौन सा एल्गोरिदम कौन सा काम करता है, और दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे हर पेपर में पूछी जाएगी वो ये है कि इस चीज़ के लिए कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है और कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट है इस चीज़ के लिए, और कौन सा जो एल्गोरिदम है वो कम टाइम में ये काम कर देगा। ठीक। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। तो जिस तरह आप फॉर एग्जांपल रीयूजेबिलिटी भी आप जो है वो इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब्स्ट्रक्शन, अब जाहिर सी बात है जो जिस बंदे को ऊप का नहीं पता तो वो तो अब्स्ट्रक्शन सुन के ही हैरान रह जाएगा, यार ये क्या चीज़ है। तो इसमें हम अब आपको मज़ीद इसके कोई मसला नहीं होगा अब्स्ट्रक्शन को समझने के लिए, कि हम अब डेटा स्ट्रक्चर में अब्स्ट्रक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हमें सिर्फ जो है उसका वर्किंग डिस्प्ले हो और उसका जो कोड है वो हमें डिस्प्ले ना हो। तो ये आप जो है वो परफॉर्म करने के लिए आपको ऊप का कंसेप्ट है, डेटा स्ट्रक्चर प्रॉपर पिलर है ऊप का जो हम पढ़ते हैं वो, फिर आपको उसके कंसेप्ट भी आने चाहिए जो हम पिछले लेक्चर में जो है वो कवर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपसे पूछता भी हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर के एक तो दो पार्ट हैं अलग-अलग। पहला है एल्गोरिदम, दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिदम क्या है कि सेट ऑफ रूल्स है किसी चीज़ को परफॉर्म करने का, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का। और डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि एल्गोरिदम का मजमू है वो पूरे के पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने का। वो मुख्तलिफ एल्गोरिदम एक ही ऑपरेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि सर्चिंग के लिए 1000 एल्गोरिदम है तो वो बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल 1000 एल्गोरिदम मौजूद है। और आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए ये देखने की, समझने की कि इस सिनेरियो के अंदर कौन सा एल्गोरिदम जो है वो बेटर वर्क करेगा। इंशाल्लाह ताला हम इसको भी देखेंगे प्रॉपर, हम इसको एग्जांपल के तौर पे और प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके भी हम इस सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो इसका जो है वो इंट्रोडक्शन की तरफ हम आते हैं। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर जाने से पहले हम जो है वो जो भी चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं उसका जो है वो हम थोड़ा सा खुलासा हम कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो इसको समझने में आसानी हो। जी दाऊद, आप बता दें कि अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें आपको क्या समझ आया, डेटा स्ट्रक्चर का क्या समझ आया, वो रिपीट करें। डाटा स्ट्रक्चर यही है कि किसी भी डाटा को आपने एफिशिएंट वे में स्टोर या ऑर्गेनाइज करना है, मतलब उसको सॉर्टिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, तो उसके लिए आप डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। और उसमें ये भी कह लें कि एल्गोरिदम का मजमू है वो डाटा स्ट्रक्चर को में यूज़ होता है। मतलब कि सर्चिंग के लिए अलग एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग के लिए अलग, इंसर्शन के लिए या और सब चीज़ों के लिए। तो ये इसको प्रॉपर वे में यूज़ करने के लिए एक तो इससे टाइम की बचत होगी, मतलब उसका सॉर्टिंग सही हुई है, सीक्वेंस में पड़ा हुआ है और सर्चिंग में करा हुआ है, और ये सारी चीज़ों में ला के डाटा स्ट्रक्चर बनती है। अच्छा, और मैंने आपको एल्गोरिदम का बताया है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम क्या होता है? मतलब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क के, मतलब अगर आपने कुकिंग करनी है तो उसके लिए हर एक डिश का अपना एल्गोरिदम है, उसका अपना तरीका बनाने का। कोई भी काम करना है तो उसका एक काम के भी कई एल्गोरिदम हो सकते हैं। तो उसमें ये है कि जो सबसे अच्छा एल्गोरिदम वो है जो सबसे कम टाइम लगाए इसमें डाटा स्ट्रक्चर में, इसको कोडिंग में, कि जो आप एफिशिएंट हो और आपको जल्दी रिजल्ट दे और एफिशिएंटली दे। और उसके हज़ारों एल्गोरिदम है, उसमें आपने अपनी काबिलियत भी चूज़ करना है कौन सा एल्गोरिदम जो मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, चलें अब हम जो है वो डेटा स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को जो है वो इसकी एग्जांपल तो हम जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर, हाँ दाऊद आप इसको ना एक दफ़ा रिपीट कर दो, इस जो ये दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं ना इनको रिपीट कर दें। Data structure can be defined as a group of data elements which provides an efficient way of storing and organizing data in computer so that it can be used efficiently. Some examples of data structures are arrays, linked lists, stack queues, etc. Data structures are widely used in almost every aspect of computer science, that is, operating system, compiler design, artificial intelligence, graphics, and many more. Data structures are the main part of many computer science algorithms as they enable the programmers to handle the data in an efficient way.
plays a vital role in enhancing the performance of software or program, as the main function of the software is to store and retrieve users data as fast as possible. जी, ये जो एंड पे जो लाइन है ना, ये सारे अभी आज के लेक्चर का निचोड़ है कि रिट्रीव डेटा फास्ट एज पॉसिबल। जोन्स एल्गोरिदम इस चीज़ को जो है वो फुलफिल करेगा। हमारी नज़र में वही एल्गोरिदम सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारा क्लाइंट चाहता है कि मुझे उसको एक सेकंड भी वेट ना करना पड़े। और जाहिर सी बात है, कंप्यूटर का बेसिक मकसद ही ये है कि आपके जो ये एक्शंस हैं इनको जल्दी परफॉर्म करे, और वो कंप्यूटर ही एक्शन आपके जल्दी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो फिर हमें उसका फ़ायदा क्या कंप्यूटर का। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये कोर्स है कंप्यूटर साइंस का। इसके पढ़े बगैर आपको डिग्री ही नहीं मिलती, और ना ही आपको ये अगले सब्जेक्ट्स की समझ आएगी, क्योंकि वो अगले सब्जेक्ट भी इसी के ऊपर बेस करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की उसने एग्जांपल दी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सर्च यूज़ हो रही है, डेटा स्ट्रक्चर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कोई डेटा डिलीट करना है, डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है। कोई अपडेट करनी है कोई चीज़, फोल्डर का नाम अपडेट करना है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है। इसका मतलब ये है कि 80% जो एक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो डेटा स्ट्रक्चर की हैं। ठीक हो गया। ठीक। और कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर तो होता ही क्रिएट का ऑपरेशन है सारा, और आपने सर्च करना हो कोड की कौन सी लाइन में एरर है, तो वो भी डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन। आपने प्रोग्राम को राइट करना है, और वो राइट करके जब रन करना है 1 बाय 1, वो भी डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन। तो इसलिए इसकी अहमियत जो है वो सबसे ज़्यादा, जो अभी हम इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ी भी है। फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम इसके जो है वो कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको जो है वो हम पढ़ लेंगे। जिस तरह डेटा है, डेटा जो है वो जाहिर सी बात है, डेटा का तो आपको पता ही है, कोई किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो पहले डेटा होता है। ठीक है, फिर उस डेटा को एनालाइज करके उस डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, तो वो फिर एज अ इंफॉर्मेशन उसको हम ट्रीट करते हैं। डेटा का मतलब क्या है कि एक रियल वर्ल्ड की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बंदे आए हैं सर्वे करने, तो उन्होंने सर्वे किया है एक इलाके के अंदर। दरअसल वो क्या कर रहे हैं, जो भी एंटिटीज़ उधर मौजूद हैं उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि ये है किस चीज़, मतलब कि इन बंदों का नाम, फॉर एग्जांपल नेम एक डेटा है। ठीक है, तो नेम मैं सबका कलेक्ट कर रहा हूँ एक इलाके के। जब मेरे पास 1000 नेम जो है वो फॉर एग्जांपल अभी मुझे नहीं पता कितने नेम्स हैं, तो सारा डेटा जब मैं कलेक्ट करके आ जाऊँगा, फिर वो कंपनी वाले पूछेंगे हाँ भाई मुझे बताओ कि कितने बंदे हैं, उनका नाम, फॉर एग्जांपल अदील नाम के कितने बंदे हैं इस इलाके के अंदर। तो फिर मैं उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करके सर्चिंग का मैं बताऊंगा कि ये जो है वो इतने बंदे ये अदील नाम के मौजूद हैं। टोटल 1000 बंदे थे, और इनमें से 10 बंदे जो हैं वो अदील हैं। तो ये 10 और 1000 क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन, और जो मैंने चीज़ें कलेक्ट की हैं उसको मैं एज अ डेटा ट्रीट करूँगा। ये मैंने रियल वर्ल्ड की एग्जांपल आपको मैंने लेके समझा दी है। अगर हम इसका भी ये डेफिनेशन भी पढ़ें, तो इसका यही मतलब है कि डेटा कैन बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट्री वैल्यू और द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। एक किसी चीज़ के बारे में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम है, उसकी आईडी है, ये सारे उस डेटा, उस स्टूडेंट के मुतालिक जो है वो डेटा है। जब वो डेटा आप कलेक्ट कर लेते हो, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, जब उसको आप एनालाइज करते हो तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है ग्रुप आइटम्स। डेटा आइटम्स विच हैव सब ऑर्डिनेट डेटा आइटम्स आर कॉल्ड ग्रुप आइटम। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ अ स्टूडेंट कैन हैव फर्स्ट नेम और द लास्ट नेम। तो ये उसको ग्रुप आइटम हम कहेंगे कि डेटा के अगर सब ऑर्डिनेट आ गए हैं, तो उसका मतलब है कि इसको हम ग्रुप आइटम का नाम देंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। जिस दर भी आप ग्रुप आइटम को देखें, तो उसका आपने ऑटोमेटिकली मतलब समझ जाना है कि ये क्या है, उसकी मजीद। अब फर्स्ट नेम क्या है, नेम का ग्रुप आइटम है, समझ आई। ठीक। हाँ, अब इसलिए ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट थी उसको डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, इसलिए हम इसको जो है वो पढ़ रहे हैं। तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के बारे में तो अब ये बिल्कुल बेसिक जो वैसे ये कंसेप्ट है, मगर फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर किसी के जहन में कुछ है इसके बारे में तो वो भी क्लियर हो जाए। रिकॉर्ड कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा आइटम्स। अब आप ये समझ लें कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टूडेंट है, तो मैं उसको अगर 30 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, तो 30 जो है वो उसको मैं एज अ रिकॉर्ड ट्रीट करूँगा। उसके बाद फाइल है, फाइल के अंदर मुख्तलिफ रिकॉर्ड जो हैं वो आ सकते हैं।
ठीक है, इसका एग्जांपल भी नीचे उन्होंने दी हुई है। पहले रिकॉर्ड की एग्जांपल हम देख लेते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट एंटिटी then its name, address, course and marks can be grouped together to form the record of the student। तो ये रिकॉर्ड की एग्जांपल है। उसके बाद फाइल की एग्जांपल यह है कि इफ़ देयर आर 60 एम्प्लॉयज़ इन द क्लास देयर विल बी 20 रिकॉर्ड्स इन द रिलेटेड फाइल वेयर ईच रिकॉर्ड कंटेन्स द डेटा ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो ये जो जब सिनेरियो आपके पास आएंगे, केस स्टडीज़ आएंगी, तो उधर फिर ये चीज़ें आपके काम आएंगी कि इसी तरह ही उन्होंने केस स्टडी दी होगी और केस स्टडी को आपका और उस केस स्टडी का आपको प्रोग्राम बनाना होगा। तो इसको समझने के लिए फिर आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट और एंटिटीज़ हैं। एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। एंटिटी जो है वो फंक्शन और मेथड जो हम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ाई थी ताकि आपको ये चीज़ें सारी ऑलरेडी पता हों। एन एंटिटी रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट कंटेन, जिसने पुराने लेक्चर देखे हुए हैं उसके लिए तो बिल्कुल ये आप इजी है डेटा स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स वेरियस एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जिस तरह एक टास्क दिया था कि 20 आपने क्लासेस बनानी है और उस क्लासेस के जितने भी कम से कम 4 एट्रीब्यूट्स लेने हैं, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज़। तो जिसने वो टास्क किया है उसको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ईच एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। और फील्ड क्या है, ये सिंगल एलिमेंट्री यूनिट है ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई नेम की फील्ड अलग हो, क्लास की फील्ड अलग हो, उसके एड्रेस की फील्ड अलग हो, तो ये दरअसल एक सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम उसको प्रॉपर्टी के तौर पे लेते हैं किसी भी एंटिटी की। तो ये हमने जो है वो उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी भी पढ़ ली है। अब हम आते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि अब जाहिर सी बात है, पहले भी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, अब इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर ज़रूरी क्यों है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, कब क्यों कैसे वाला सिस्टम आप अपने अंदर, अगर जिस दिन आपने ये डेवलप कर लिया तो समझिए आपको कंप्यूटर साइंस के फील्ड में कभी कोई मसला नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई टीचर पहली दफ़ा बताता है तो दूसरी दफ़ा नहीं बताता, वो टीचर का कसूर ज़रूर हो सकता है, मगर स्टूडेंट को फिर भी पूछना ही चाहिए क्योंकि उसने पैसे दिए हुए हैं। उससे जो भी वो पढ़ने आता है फ्री नहीं पढ़ रहा, पैसे दे के पढ़ रहा है, और टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको अगर पहली दफ़ा नहीं समझ आई तो दूसरी दफ़ा भी उसको बताए। मगर हम लोग क्यों नहीं पूछते ये, अब हम अगर नहीं समझ आती वो फिर आपकी गलती है कि आपने वो क्यों नहीं पूछा। तो डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले कब क्यों कैसे आपने वो जान लेना है। मैं अभी आज के लेक्चर में हमने यही देखना है कि डेटा स्ट्रक्चर को कब पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं और कैसे इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो यही इस सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव भी है जो आप पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं कि प्रोसेसर स्पीड टू हैंडल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हाई स्पीड प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, बट एज द डेटा इज ग्रोइंग डे बाय डे द बिलियंस ऑफ फाइल्स पर एंटिटी, प्रोसेसर में फेल टू डील विद द मच अमाउंट ऑफ डेटा। अगर फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर ही स्लो है, आपके पास इतना हैवी मशीन ही नहीं है, तो फिर आपको प्रोग्राम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलो यार, मेरा अगर कंप्यूटर नहीं प्रोसेस कर रहा जल्दी, तो कम से कम मैं अपने प्रोग्राम को तो इस तरह बना दूं कि वो जल्दी प्रोसेस हो जाए, बजाय इसके कि हाँ, दो तरीके हैं इसको टैकल करने के। एक तो ये है कि आप हैवी प्रोसेसर ले लो, फिर वो प्रोग्राम गलत भी बना हुआ है तो आपका डेटा जल्दी आपको शो हो जाएगा। मगर अब अगर आप वो उसकी काबिलियत नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे पास तो सिस्टम यही है, मगर प्रोग्राम को मैं देख लेता हूँ कि प्रोग्राम ऑटोमेटिकली मेरा फास्ट चले। तो इसलिए इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर वो वाले बंदे जो आपके सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिनके पास हैवी मशीनरी नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करना पड़ता है जो प्रोग्राम की स्पीड को ज़्यादा कर दे, बजाय इसके कि वो लैपटॉप की स्पीड को ज़्यादा करे। तो इस चीज़ के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। स्पीड एक मेन जो है उसका कंसर्न है कि स्पीड जो है वो हर सूरत उस प्रोग्राम की ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद डेटा सर्च है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल भी उसने दी हुई है कि अगर इन्वेंट्री साइज़ के अंदर 106 आइटम्स हैं स्टोर के अंदर, तो अगर मैंने किसी एक आइटम को सर्च करना है तो मैं उस 106 को हर बार जो है वो देखूंगा कि किधर 106 में से किस जगह पे वो आइटम्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको प्रॉपर मैनेज कर देंगे तो ये सर्चिंग आपके लिए ईजी हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि पहले आप सॉर्ट कर लें, उसके बाद आप सर्च कर लें। ठीक है, तो सॉर्ट के बाद सर्च करेंगे तो वो फिर आपका प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्पीडी हो जाएगा।
इसी तरह सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम है, सर्च करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम है। मुख्तलिफ एल्गोरिदम की अपनी एक खासियत है कि वो किस सिनेरियो के अंदर यूज़ होता है। तो एल्गोरिदम इस कोर्स के आगे इसलिए लगाया गया है कि आपको ये अंदर ये काबिलियत हो उस एल्गोरिदम के अंदर ये पता लगाने की कि इस एल्गोरिदम की स्पीड क्या है। ये एल्गोरिदम के अंदर अगर इतना डेटा डालें तो फिर इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो आधा कोर्स आपका इसके मुतालिक है और आधा कोर्स आपका इसके मुतालिक है कि डेटा स्ट्रक्चर को हम किस डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट करके वो सारे ऑपरेशन करंट ऑपरेशन जो वो हम परफॉर्म करा सकते हैं। मगर जो पहला कंसर्न है वो बड़ा ज़रूरी है कि एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि इस सिनेरियो में कौन सा एल्गोरिदम जो है वो बेहतर काम करेगा। हाँ, सर्चिंग तो करेगा ही, मगर किस सिनेरियो में बेहतर सर्च करेगा। तो ये भी चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो, अभी आई है, 1 मिनट बंद रही है। अच्छा चलें, वो रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर, आप उसको जो है ना वो जिधर बंद रही है वो आप दोबारा सुन लेना। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट का मतलब है कि इफ थाउजेंड ऑफ यूजर्स आर सर्चिंग द डेटा साइमल्टेनियसली ऑन अ वेब सर्वर देन देयर आर द चांसेस दैट अ वेरी लार्ज सर्वर कैन बी फेल ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है कि फॉर एग्जांपल गुजरांवाला बोर्ड का रिजल्ट आया, तो जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस टाइम रिजल्ट आता है, तो वेबसाइट क्या हो जाती है, स्लो। इस सिनेरियो के ऊपर तो सारे गुजरे होंगे ना जिन्होंने भी वो इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट देखा होगा। क्या कहते हो दाऊद? जी, इसी तरह ये क्रैश हो जाती है। क्रैश हो जाती है। क्यों क्रैश हो जाती है? इसी वजह से क्रैश होती है कि एक ही टाइम के अंदर मुख्तलिफ यूज़र उस सर्वर के ऊपर सर्च का कर रहे हैं और वो सर्वर ही इस काबिल नहीं है कि वो इतने ज़्यादा यूज़र को हैंडल कर सके। तो अब वो काफ़ी हद तक उन्होंने इम्प्रूव कर लिया अपने प्रोसेस को कि अब वो इतना, जब हमारे दौर में तो वो 2-3 घंटे पता ही नहीं चलता था रिज़ल्ट। फॉर एग्जांपल 10 बजे रिजल्ट आया ना तो 2 बजे जाके हमारा वो खुलता होता था कि हाँ भाई इतने नंबर है। मगर अब तो फिर उन्होंने 4-5 लिंक दिए होते हैं कि वो इधर से जाओ आप अपना रिजल्ट जो है वो पता कर लें। अगर ये एक लिंक नहीं खुलता तो दूसरा खोल लें। ठीक है, मगर मल्टीपल रिक्वेस्ट को इसका मतलब है कि उनका सर्चिंग का जो एल्गोरिदम है वही सही नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो गूगल का एल्गोरिदम है कितने लोग एक दफ़ा में सर्च करते होंगे, अंदाज़ा लगाएं आप। पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर यूज़ होता है, तो कितने लोग एक सेकंड के अंदर कितने लोग सर्च करते होंगे। कभी आपको उसने कहा है कि भाई मैं आपका प्रोसेस नहीं कर सकता डेटा? उसने कभी नहीं आपको कहा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया हुआ है कि हमें इस सिनेरियो के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो वो लगाना चाहिए, इसलिए उनका डेटा कभी भी उनकी वेबसाइट जो वो बैठी नहीं है। आप समझ आई कि हम डेटा स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ते हैं? जी, ये इस वजह से पढ़ते हैं। ये 3 चीज़ें जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, टाइम, स्पीड और मल्टीपल रिक्वेस्ट, जिसकी बदौलत जो है वो हम एक डेटा स्ट्रक्चर को हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। अब ये डायग्राम बड़ी बेहतरीन किस्म की उसने बनाई हुई है, बहुत ही आला किस्म का, आपको समझ आ जाएगा कि एडवांटेजेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके। तो अब हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं। जी दाऊद, आप ये डायग्राम को देख के बताएं कि आपको क्या समझ आई है। डाटा स्ट्रक्चर की 2 किस्म की टाइप हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में भी आगे 2 हैं, लीनियर। प्रिमिटिव कौन सी है ये भी बताएं ना साथ। जी, प्रिमिटिव कौन सी होती है ये भी बता दें। ये भी मैंने प्रिमिटिव वो जिसमें एक किस्म का डाटा स्टोर होता है। वेरी गुड, आगे। जिसमें एक किस्म का इंटीजर वगैरह इस मतलब। और नॉन प्रिमिटिव है जिसमें मल्टीपल जी लीनियर वो है कि जिसमें आपको वो एक सीक्वेंस में डाटा आएगा कि वो सॉर्ट होगा, उसका ना एक सीक्वेंस होगा। नॉन लीनियर में रैंडमली डाटा स्टोर होगा जी। मतलब 0 है तो उसके बाद क्या पता 5 आ जाए, ये नॉन लीनियर है। जबकि लीनियर में 0 के बाद में अरे और डायनामिक में ये स्टैक और क्यूज वगैरह। जी बिल्कुल, नॉन लीनियर की ट्री और ग्राफ। सही। जी ये आपको इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दी थी, मगर इस डायग्राम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं चीज़ें।
उम्मीद है कि आपको ये कम से कम ये चीज़ें पता लग गई होंगी कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ क्यों करते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर अगर होता है तो वो कितने किस्म का होता है, और किस किस किस्म में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आती हैं। तो अब हम इसके जो है वो मज़ीद इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे कि जो है वो अरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, और क्यू क्या होता है। ये सारी चीज़ें, इनकी डेफिनेशन जो है वो हम आज पढ़ के देखते हैं। हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ खत्म हो गई, दोबारा भी आई। अच्छा,